नमस्कार, आप देख रहे हैं UK24 और मैं हूं आपके साथ नवाब चौधरी। हमारे देश में महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला उत्पीड़न की बात होती है, लेकिन कभी पुरुषों के उत्पीड़न की बात नहीं होती है। ये बात अक्सर उठती है कि जो आदमी है, जो पुरुष पीड़ित है, उनके भी हक के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए या कोई कमीशन बनाई जाए। लेकिन इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए बस महिला उत्पीड़न की बात होती है। आज एक सोसाइटी के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे कौन सी सोसाइटी है, क्या काम करती है, क्या इन लोगों का मोटिव रहता है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम वितेश अग्रवाल है। आप कौन सी सोसाइटी से हैं और क्या कर रहे हैं? क्योंकि जैसा कि आपने अभी बताया कि हम पुरुषों के लिए काम कर रहे हैं, किस तरह से काम करते हैं? किस तरह के केस जो है पुरुषों के साथ देखने को मिलते हैं? क्योंकि आज हर कोई महिला उत्पीड़न की बात करता है, महिला शोषण की बात करता है, लेकिन आज पुरुषों के उत्पीड़न के ऊपर कोई बोलने के तैयार नहीं है। अगर कोई बोलता है तो आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है तो उसे ट्रोल किया जाता है, उसके पीछे ट्रोल आर्मी लग जाती है। तो क्या कुछ कहेंगे किस तरह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? क्या ऑर्गेनाइजेशन है? जी, हम लोग मेंस वेलफेयर ट्रस्ट के मेंबर्स हैं। पिछले 15 सालों से हम पुरुषों के हितों के लिए काम कर रहे हैं और ख़ासकर उन पुरुषों के लिए जिनके ऊपर झूठे केसेस कर दिए जाते हैं। झूठे केसेस से मेरा मतलब है, आज हमारे देश में लगभग 50 ऐसे कानून हैं जहाँ पे पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है। जैसे कि रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, दहेज, मेंटेनेंस, डिवोर्स, डोमेस्टिक वायलेंस। अगर जो कोई पुरुष इस तरह के केसेस में फंस जाता है, कोई परिवार इस तरह के केसेस में फंस जाता है, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता है और पुरुष के पास सुसाइड के अलावा और कोई तरीका और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। तो इसी सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है देहरादून में और हमने ये बताया है कि आज से हम एक हेल्पलाइन भी जारी करने जा रहे हैं, 8882498498, जहाँ पे पुरुष फ़ोन करके मदद प्राप्त कर सकते हैं। हमने पिछले 15 सालों में लाखों लोगों की मदद की है। लाखों लोगों के केसेस देखने के बाद जो हमने सीखा है, वो नॉलेज शेयरिंग का हम काम करेंगे और देहरादून में हम वीकली मीटिंग्स भी शुरू करने जा रहे हैं कल सुबह से, जो हर संडे को 10 बजे से 12 बजे तक ऐसे पुरुषों और ऐसे परिवारों की मदद करेगी जिनके ऊपर एक तरफा कानूनों के तहत केसेस कर दिए गए हैं। कितने टाइम से आप लोग काम कर रहे हैं? ऐसे कितने लोग मिले हैं आपको जिनके साथ वाक़ई में उत्पीड़न हुआ है? क्योंकि सरकार नहीं सुनती, पुलिस नहीं सुनती, ऊपर से महिला आयोग का दबाव रहता है। तो किस तरह से जो है एक पुरुष को आपने झिंझोड़ते हुए देखा? ये बहुत ही हास्यास्पद है। एक्चुअली हमारे देश को एक तरह से पुरुष प्रधान बोला जाता है, पर जब आप सुसाइड का डेटा देखते हैं तो पुरुष लगभग 2.5 गुना ज़्यादा सुसाइड करते हैं हमारे देश में महिलाओं के कंपैरिजन में। 100 महिलाओं अगर जो सुसाइड करती हैं तो उसके अगेंस्ट में 283 पुरुष सुसाइड करते हैं, यानी कि ढाई पौने 3 गुना पुरुषों का सुसाइड का डेटा है। तो यही डेटा इज इन इटसेल्फ इज मोर देन एनफ टू सजेस्ट कि इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये कि पुरुषों की सुनने वाला कोई नहीं है। ना कोई कमीशन है, ना पुलिस सुनती है, ना कानून सुनता है, ना सरकार सुनती है और पुरुषों को ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है जो पुरुष खटखटा सकें। और मोर इम्पोर्टेंट देन दैट, जब पुरुषों के ऊपर इस तरह के केसेस कर दिए जाते हैं तो उसके घर के लोग, उसके खुद के दोस्त उसका साथ छोड़ देते हैं। महिला द्वारा उत्पीड़ित किया जाना हमारे देश में किसी भी पुरुष के लिए एक हास्य का विषय है। अगर जो अपने किसी दोस्त को जाके ऑफिस में या कॉलेज में या स्कूल में बताए कि मेरे साथ ये क्या कर रही है, कोई महिला मुझे परेशान कर रही है या मेरी पत्नी मुझे परेशान कर रही है, तो हमारे देश में उसको एक हास्य का विषय समझा जाता है और यही कारण होता है कि पुरुष अंदर ही अंदर मरता रहता है और वो बर्दाश्त करता रहता है और जब वो बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो उसके पास सुसाइड के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है। अ, आंकड़े क्या कहते हैं उत्तराखंड के या देश के? तो उत्तराखंड में पिछले 2021 का डेटा, जो हमारे देश में एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो नाम की संस्था है जो हर साल एक्सीडेंटल एंड सुसाइड इंडेक्स जारी करती है, एक्सीडेंट और सुसाइड से कितने लोगों की डेथ हुई है। ये डेटा लगभग हर साल आता है। 2021 में डेटा आखिरी बार आया था, 2022 का डेटा अभी तक नहीं आया है। तो 2021 का डेटा अगर जो देखें तो 1,18,000 पुरुषों ने सुसाइड किया है, सिर्फ पुरुषों ने। इसके कंपेयर इंडिया में? पूरे इंडिया में। और मैं उत्तराखंड की बात करूं, 761 लोगों ने सुसाइड किया है उत्तराखंड में, क्योंकि एक बहुत छोटा सा अपना स्टेट है। पर इसके हिसाब से क्योंकि सुसाइड क्यों होना चाहिए, कोई भी आदमी सुसाइड क्यों करेगा जब उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा, तभी वो सुसाइड करता है। तो और सबसे बड़ी ताज्जुब की और बेशर्मी की बात यह है कि सरकारों को ये डेटा पता है, ये सरकारी डेटा है, कोई हमारा खुद का डेटा नहीं है। ये सरकार को डेटा पता होने के बावजूद भी सरकार बहुत ही आराम से आके ये बोल देती है कि फार्मर सुसाइड का डेटा है, ये जो सुसाइड कर रहे हैं सारे लोग फार्मर्स हैं। जबकि इन 1,18,000 में से सिर्फ लगभग 10,000 फार्मर्स हैं, बाकी सब वो पुरुष हैं जो एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और जिन्होंने पारिवारिक कलेश के कारण और एक तरफा कानूनों में फंसे होने के कारण और कोई मदद ना मिलने के कारण सुसाइड करने पर विवश हुए हैं। और भी लोग हैं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम विनीत बहुगुणा है। भगोना जी, क्या लगता है कि जैसे संविधान कहता है कि हम सब भारत के लोग बराबर हैं, क्या लगता है कि जिस तरह से आप एक संस्था चला रहे हैं, आपको लगता है कि पुरुषों के साथ हमारे समाज में भेदभाव हो रहा है? बिल्कुल, पुरुषों के साथ हमारे समाज में भेदभाव हो रहा है। जैसे सर ने बताया, 50 से ज़्यादा कानून ऐसे हैं जो एक तरफ़ा ये मान के चलते हैं कि महिलाएं सही हैं और पुरुष गलत हैं।
तो हमारी सिर्फ डिमांड ये है, जैसा हमारा संविधान कहता है, हमारा प्रीएम्बल करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अगर किसी का ट्रायल करना है तो मेरिट बेस पे कीजिए। ये मान के आप, कोई घर से ये मान के आ रहा है कि महिला ने कहा है तो सही है, पुरुष ने कुछ कह रहा है तो गलत है। और ये सिर्फ पुरुष के साथ नहीं है। पुरुष को अगर हम कहते हैं पुरुष प्रधान देश है, तो पुरुष अगर किसी परिवार का हेड है तो उसके साथ तमाम लोग जुड़े हैं, उसके साथ उसके माँ बाप जुड़े हैं। अक्सर पुरुष की जब शादी होती है तो माँ बाप को लगता है हमारे घर में बहू आ गई, अब हम लोग आराम से बैठ के खाएंगे, अब हमें किसी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो बहू आती है, उसके बाद वो उन्हीं बुजुर्ग माँ बाप को केस में फंसा देती है। एक आप कंप्लेन कर रहे हैं, उसमें आप 2 आदमियों का नाम लिख दें, 4 का नाम लिख दें, 10 का नाम लिख दें, आपका तो कुछ नहीं जा रहा है। लेकिन जिन जिन लोगों का नाम लिख दिया गया है, उनका और उनके पूरे परिवार का जीवन संकट में आ जाता है। अच्छा, कब से आप लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं? कितने लोग हैं? क्योंकि कई बार इंसान संस्था तभी शुरू करता है जब उनके साथ उत्पीड़न होता है। तो सरकार से कभी आपने सरकार के सामने इस तरह की बात रखी कि पुरुषों के लिए भी कोई कमीशन बनाए जाए? पुरुषों के लिए कमीशन बनाया जाए कि, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक केस चल रहा है जिसमें हम लोग एक पार्टी हैं। सुप्रीम कोर्ट में हमने केस डाला हुआ है जो अभी ट्रायल पे है। जैसे हमने बोला है कि पार्लियामेंट में भी 2021 में एक इस प्रकार का प्रश्न उठाया गया था, तो लोग इस बारे में जानते हैं। लेकिन शायद एक टैबू बना हुआ है कि जो महिलाओं के समाज की बात कर रहा है, जो महिलाओं के राइट्स की बात कर रहा है या वुमेन एम्पावरमेंट की बात कर रहा है, वो व्यक्ति सही है। कोई अगर पुरुष के बारे में कह रहा है तो उससे ये मान लिया जाता है कि महिलाओं के खिलाफ है, जबकि हम सिर्फ फेयर ट्रायल की बात कर रहे हैं, हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। हम उसी इक्वलिटी की बात कर रहे हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है, जो हमारा प्रीएम्बल कह रहा है, हमारा संविधान का अनुच्छेद 14 कह रहा है, अनुच्छेद 15 कह रहा है। तो जो भी लीगल तरीके से पॉसिबल है वो है। हम लोग पुलिस से मिलते हैं, प्रशासन से अपनी बात कहते हैं, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा दिया गया है, इस पे कुछ एक फिल्म्स बन चुकी हैं, इस पे कुछ एक डॉक्यूमेंट्रीज़ बन चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। लेकिन इस सब के बावजूद जिस दौरान हम लोग बात कर रहे हैं, हमने जैसे भी कहा, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 14 से 15 पुरुष सुसाइड कर चुके हैं और रोज़ ऐसे हज़ारों लाखों लोग हैं जो इस प्रकार के केसेस में फंसाए जा रहे हैं। और उसमें एक व्यक्ति नहीं है जो फंस रहा है, उस व्यक्ति के साथ उसका पूरा परिवार है, कितने भी लोग हो सकते हैं, उसकी पूरी अर्थव्यवस्था है, उसको सामाजिक रूप से बहिष्कृत कर दिया जाता है, उसको फाइनेंशियली ख़त्म कर दिया जाता है। इमोशनल ब्रेकडाउन तो पुरुषों का हो सकता है, ये तो कोई सोच ही नहीं सकता। अगर कोई बोलेगा पुरुष है, रो रहा है या इमोशनली ब्रेकडाउन है तो मजाक उड़ाया जाता कि आदमी होकर रो रहा है। जी, तो महिलाओं के पास कम से कम ये अधिकार तो है। आज सड़क पे एक महिला और एक पुरुष जा रहे हैं, दोनों की गाड़ी टकरा जाए, अचानक भीड़ आएगी, पुरुष को पीटना शुरू कर देगी। ये जो दिमाग में पहले से बैठा हुआ है कि महिला है तो सही है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, इसको रीथिंक करने की आवश्यकता है। आपने जो भी करना है आप फेयर ट्रायल कीजिए, फेयर ट्रायल के बाद डिसाइड कीजिए। कब से आप इन लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और किस तरह से हेल्प करते हैं आप पुरुषों की? क्या कुछ उन्हें मदद करते हैं? जी, हम पिछले 15 सालों से इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। जैसा कि आप सवाल विनीत जी से भी पूछ रहे थे, तो इनिशियली ये लड़ाई ऐसे ही लोगों से शुरू हुई थी जिनके ऊपर खुद के ऊपर झूठे केसेस कर दिए गए थे और ऐसे लोगों ने मिलकर संस्था बनाई इनिशियली। बट धीरे धीरे करके बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स, बहुत सारे कॉलेज गोइंग, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनके ऊपर ना तो कोई केस है, पर वो ये मानते हैं कि मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर, एक नई तादाद में यंगस्टर्स जो पीएचडी के स्टूडेंट्स अब हमारे पास आने लगे हैं, जो मर्दों के इशू, मेंस के इशूज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो ये पिछले कुछ सालों में माइंडसेट चेंज हो रहा है, बट अभी भी मुझे लगता है बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। लाखों लोगों की हमने मदद की है। देखिए, हम कोई सरकारी संस्था नहीं है, हमारे पास कोई फंड्स नहीं है, कोई बजट नहीं है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब अपनी जेब से इस एनजीओ को चलाते हैं। हम किसी से भी मदद करने का कोई भी पैसा चार्ज नहीं करते आज तक। पिछले 15 सालों में हमने कभी भी किसी विक्टिम से, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हमसे हेल्प मांगने आता है, उससे कोई पैसा चार्ज नहीं करते। ऑल हेल्प दैट वी प्रोवाइड इज़ फ्री। तो किस तरह से मदद करते हैं, जैसा कि मैंने बताया, 15 सालों में हमने लाखों केसेस देखे हैं, लाखों परिवारों से बात की है। तो उन लोगों से बात करते हुए जो हमने सीखा है, उनके केसेस के दौरान जो हमने सीखा है, उनकी लीगल लड़ाई, उनकी फाइलें देख देख के, उनके केसेस पढ़ पढ़ के, एफआईआर्स पढ़ पढ़ के, हम में से बहुत सारे लोग लीगल एक्सपर्ट्स भी हो गए हैं और बहुत सारे लोगों ने लॉ की पढ़ाई भी कर ली है। तो नाउ वी नो कि केसेस के दौरान क्या करना है, क्या नहीं करना है। लोग अपना वकील तो करते ही हैं, पर उसके अलावा हम लोगों को एक तरह से गाइडिंग और एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करते हैं और साथ साथ एक ऐसा कंधा प्रोवाइड करते हैं जो उनकी मदद करता है, जो उनके कंधे पे हाथ रख सकता है, एटलीस्ट जो उनकी बात सुनता है। क्योंकि जब इस तरह के केसेस में कोई आदमी पड़ जाता है तो उसके परिवार वाले और उसके दोस्त भी उसकी बात सुनना बंद कर देते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं। तो एटलीस्ट एक ऐसी जगह होगी कल से देहरादून के लोगों के पास, उत्तराखंड के लोगों के पास, जहाँ पे वो आके अपनी बात कह सकते हैं, ताकि उनकी बात कम से कम सुनी जाएगी। तो इतना ही बहुत होता है, क्योंकि अगर जो कोई आदमी की सुन ले तो एटलीस्ट उसकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो कल से हम ये शुरू करने जा रहे हैं देहरादून में।
तो आज हमने एक ऐसी संस्था से मिलवाया आपको जो पुरुषों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहना है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं का ही उत्पीड़न नहीं होता है, आदमियों का भी मानसिक उत्पीड़न होता है।